नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। कुछ तकनीकी दिक्कतें रही जिनके चलते कार्यक्रम शुरू करने में देरी हुई, दर्शकों से इसके लिए क्षमा मांगते हैं। सोमेश, बाज़ार में जो स्थितियाँ हैं, आपके सामने 2 स्थितियाँ हैं। पहली चीज़ ये कि प्रधानमंत्री ने पिछले रविवार को जो कहा, वो इस हफ्ते पूरे बाज़ार पे भारी रहा और सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा, क्या स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है? क्या संकट कुछ इतना गहरा हो गया है कि प्रधानमंत्री को इस हद तक जाकर के सचेत करना पड़ा है, चेतावनियाँ देनी पड़ी हैं और लोगों को इस तरह की अपील करनी पड़ी है। दूसरी तरफ जो भू-राजनीतिक स्थितियाँ हैं, ट्रंप साहब गए चीन, घूम-घाम करके आए, सब कुछ है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, ये इसको लेकर के दुनिया भर में कयास ही लग रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि हाँ, यात्रा में कुछ हाथ लगा नहीं ट्रंप साहब को, तो अगर यात्रा में कुछ हाथ नहीं लगा तो उसका नतीजा क्या होगा? क्या वो चीन को ये समझाने जा रहे थे कि हाँ भई, अभी ईरान से हमारा जो चल रहा है उसमें आप दूर रहना, और वैसा कोई आश्वासन नहीं मिला, या कुछ और बातें थी? उल्टे चीन ने उनको सामने-सामने बिठा कर के बोल दिया कि भैया, आप ताइवान के बीच में पंच बनने मत आना, वो हमारा मामला है। तो चीन और अमेरिका की ये जो बातचीत हुई है ट्रंप और शी जिनपिंग की, उसमें कुछ बहुत रीएश्योरिंग बातें तो निकल कर के सामने नहीं आई हैं। हालाँकि जो बातें रीएश्योरिंग हो सकती हैं अमेरिका के लिए, वो शायद भारत के लिए उतनी रीएश्योरिंग ना हो। मामला उल्टा भी हो सकता है। तो कैसे समझा जाए अपने नज़रिए से, अपने लिहाज से और अपने बाज़ार को ध्यान में रख कर के? ठीक है राजीव जी, 2 पॉइंट हैं हमारे यहाँ पे। पहला है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला और दूसरा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा रही। तो पहला पॉइंट, मेरी समझ जो है प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, मेरी समझ ये कहती है कि वो स्टेज सेटिंग थी जो बाद में मेजर्स लिए जाने वाले थे। जो डैमेज होना था वो तो बहुत पहले हो चुका है, अब इसमें नया डैमेज होने को तो कुछ रहा नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा था एक मेंटल रेडीनेस चाहिए था बिफोर गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े, सिल्वर पे कर हो, ऑयल प्राइसेस बढ़े, ये सारे स्टेप्स होने के पहले मुझे लगा कि एक ये मेंटल रेडीनेस के लिए पहले स्टेटमेंट आया। बाकी रही बात सिचुएशन खराब होने की, सिचुएशन खराब तो वॉर जब शुरू हुआ था और ऑयल 120 पहुंच गया था, ब्रेंट क्रूड $120 तो उसी समय हो चुका था। मैं इससे ज़्यादा कुछ रीड नहीं करता, बिकॉज अगर डैमेज ज़्यादा होना होता तो मार्केट उसको अभी तक आपको 20,000 और 18,000 में दिखा चुका होता। हाँ, एक चीज़ मेरी अपनी समझ ये कहती है राजीव जी, मुझे नहीं पता इसमें मैं सही हूँ गलत हूँ या मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा। मेरी अपनी समझ कहती है कि ये सारी चीज़ें जो बात की गई हैं वो इसलिए की गई हैं कि रुपी का जो स्लाइड है वो रुक नहीं रहा है। दूसरी चीज़ के कारण जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे स्ट्रेन आएगा, ये 2 चीज़ों के कारण ही ये स्टेप्स लिए गए हैं। मेरी समझ ये कहती है कि स्टेप्स आपको इकोनॉमिकली लेने होंगे, बिकॉज़ करेंसी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रीज़न ये है कि आपका डॉलर आउटफ्लो हो रहा है। अब डॉलर आउटफ्लो होने का कारण क्या है, ये सरकार जाने, क्योंकि अगर आप नेट एफडीआई देखेंगे तो वो भी मिनिस्कल है और एफआईआईज़ का आउटफ्लो कंटिन्यूअस जा रहा है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई कदम नहीं है। मुझे तो अब धीरे-धीरे ऐसा लगने लगा है कि शायद गवर्नमेंट को उससे कोई परवाह नहीं, वो चाहते हैं कि तुम चले जाओ। लेकिन अगर वैसा होगा तो डॉलर आपको नहीं मिल रहा है। हर तरह से हमको डॉलर अंदर चाहिए और डॉलर नहीं, यहाँ से बाहर जा रहा है। इसको सरकार रोकने ऐसा क्यों चाहेगी कि एफआईए चले जाएँ? तो उसके लिए स्टेप तो नहीं है ना, अभी तक दिख नहीं रहे हैं ना। एफआईआईज़ का एक सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, वो तो आते हैं आपके यहाँ कैपिटल मार्केट से बेनिफिट होने के लिए, और उनको इतना टैक्स किया जा रहा है कि वो टैक्स के कारण, और दूसरी चीज़ उनकी टैक्स प्लस करेंसी प्लस ग्रोथ, ये तीनों चीज़ उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं। तो कहीं एक राहत तो उनको मिले कि उनके पास डॉलर लेके आने का कारण मिले। अब आपने पूछा तो इसका जवाब मेरा ये है कि बड़े मार्केट में हम ही एक मार्केट है जो एफआईआईज़ को कैपिटल गेन में टैक्स करते हैं, वो भी इतना हेवीली टैक्स करते हैं। तो वो जा रहे हैं, उनको एआई ग्रोथ कहीं बाहर मिल रहा है, बिजनेस ग्रोथ कहीं बाहर मिल रहा है, वो जा रहे हैं।
फिर भी किसी भी कोई भी स्टेप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि गवर्नमेंट ले रही है, तो मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूं? इतने सालों से मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूं कि गवर्नमेंट का शायद इंटरेस्ट ही नहीं है इसको, इस स्टेप को लेने में। और तो कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पास ये आवाज नहीं पहुंची है, हर जगह से ये आवाज पहुंचाई जा रही है, फिर भी अगर कान पे जू नहीं रेंग रहा, इसका मतलब मैं क्या निकालूं? डेलिबरेट स्टेप है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या क्या निकाला जाए? तो भारत को चाहिए डॉलर अंदर आना, और हर वो काम हो रहा है भारत में जिससे डॉलर बाहर जाएगा। तो करेंसी कैसे मैनेज हो? जो अपील की जा रही है, सॉरी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने जो अपील किया, हम उनके साथ हैं, हमको उनका साथ देना है, लेकिन मुझे ये बताएं आप कि अगर करेंसी मैनेज नहीं हो पा रही है पॉलिसी से, तो ये रिस्ट्रिक्शंस कहाँ तक सही है कि आप गोल्ड मत खरीदिए, आप बाहर घूमने मत जाइए, आप घर से काम कीजिए। ये सिचुएशन से किसी भी तरह से आप आगे ने आने वाले समय में भी देखिएगा, आपका करेंसी मैनेज नहीं हो सकता। ये सब कर लीजिए, लेकिन इलेक्शन में रुपए बांटिए, लाडली बहना और ये वो चलाते रहिए, उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन जनता कंट्रोल करे। तो ये मुझे, मेरी बात तो ये, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कहीं से भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिसीज किसी भी तरह से आपको डॉलर इनफ्लो के लिए बहुत फेवरेबल है। हाँ, आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, अब वही पहले अनाउंसमेंट किया, उसके बाद क्या किया आपने? रिस्ट्रिक्शंस लगाए। जरूरत ही नहीं थी राजीव जी अनाउंसमेंट करने की, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है इंसान को। वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते, सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके लिए स्टेप्स आएंगे। तो अब उनके मुंह से बात आना, इसका मतलब बहुत खलबली मच गई ना। 2 दिन बाजार में क्या हो गया? सेंटिमेंट ही खत्म की क्या? इतना खराब हो गया है भारत का बाजार, भारत की इकोनॉमी की अब सहायता मांगनी पड़ रही है यहाँ के लोगों से। ये चला गया है फील। जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे फोन ये आ रहे हैं कि भाई इतना बड़ा क्या होने वाला है। मैंने यही बोला कि देखिए, मुझे जो लगता है मैं बताता हूँ, बाकी जो सरकार है सरकार जाने। मुझे ये लगता है कि ये स्टेप्स लेने के पहले का ये स्टेज सेटिंग था। ये स्टेप उनको लेने चाहिए थे पहले, लेकिन इलेक्शंस थे तो ले नहीं सकते थे। तो इससे ज्यादा मैं कुछ मतलब नहीं निकाल रहा। क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ना ही है, इन्फ्लेशन आना तय बात है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन डॉलर अंदर लाने के, भारत में अंदर लाने के और उपाय ढूंढने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये अपील करके बहुत डॉलर बचा सकते हैं आप, मेरी समझ तो ये नहीं कहती है। अगर इस पे आपका कोई और सवाल है तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर मैं ट्रम्प जी के पास जाता हूँ। जी, बिल्कुल। अब ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की अपील है, उसमें आप 2 चीज़ें देख रहे हैं। एक तो जो स्टेप्स लिए जाने थे, उनको आप कहीं न कहीं देख रहे हैं कि उनकी एक भूमिका इस अपील में थी कि ठीक है, अगर कुछ कड़े कदम उठाने हैं, तो उससे पहले एक जनता के बीच में संदेश स्पष्ट होना चाहिए। महँगाई का ज़िक्र है, उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जो ट्रम्प की चीन यात्रा थी, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर वो फेल है, तो उसका हमारे लिए क्या मतलब है? और अगर वो कुछ एश्योरेंस लेकर के गए हैं, अगर कोई अंदर खाने कूटनीतिक पहल हुई है, जिसका असर हमें हो सकता है खाड़ी में अगले हफ्ते नज़र आए, क्या वैसा कुछ होने वाला है? मेरी बुद्धि ये कहती है राजीव जी कि ये अमेरिका की वीकनेस को दर्शाता है कि ट्रम्प को पूरी टीम लेके उठ के चाइना पर्सनली जाना पड़ा है, और वहां जाके उनको अपनी चीजों को रखना पड़ा है। ये अमेरिका की कमजोरी है। चीन आज के तारीख में आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से चीन आज के तारीख में इतना बड़ा पावर हो चुका है कि अमेरिका को उसके घर जाके अपनी चीजों को ठीक करने के लिए समझौते करने पड़ रहे हैं। बताइए मुझे कि चीन के अलावा कोई एक और जगह है जहां पे वो समझौता करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। चीन, मेरे इस दौरे से मुझे सबसे पहले जो बात समझ में आई है वो ये है कि चीन मच मोर पावरफुल हो चुका है देन अमेरिका। जिस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग रेयर अर्थ को कंट्रोल कर रहा है, या जिस तरह से उसने ऑयल एसेट्स को अपने लिए फेवरेबल बना रखा है गल्फ से, ये मेरी नज़र में चाइना
अभी यूएस से ऊपर बैठता है। वो क्यों गए वहां पे? क्योंकि उन्हें चाहिए वहां से रेयर अर्थ मेटल, उनको चाहिए कि इस समझौते में जाके ट्रैवल करने से शायद किसी तरह से हॉर्मुज ओपन हो जाए, या वो ईरान को अ, ये नहीं भेजें, असला नहीं भेजें वहां पे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं भेजें। कोई सामने से बोलेगा क्या आपको कि मैं आर्म्स नहीं, आर्म्स भेजूंगा, मैं ईरान को सपोर्ट करूंगा? क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सामने से मुझे बोलेगा? सामने से तो मुझे यही बोलेगा ना कि मैं मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इस चीज को। सामने से कोई यही बोलेगा ना कि मैं हॉर्मस खुलवाने की कोशिश करूंगा, मुझे भी चाहिए कि हॉर्मस खुला रहे। वो क्या बोलेगा? तो सामने जो बात हुई है, मेरा ऐसा मानना है कि मोर देन फॉर्मेलिटी, या थोड़ी बहुत जो भी आप जाते हैं कहीं ट्रैवल करने, तो थोड़ा बहुत तो आपको गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट लिया जाता है। उतना से ज्यादा मेरे नजर में बहुत ज्यादा ये फ्रूटफुल तो नहीं होने जा रहा, बिकॉज दो बड़े पावर हैं ग्लोब के, ये साथ में दोस्त बनेंगे? सवाल ही नहीं है। भारत और चीन तो दोस्त बन ही नहीं पा रहा है, जो कि 4 और 20-21 ट्रिलियन डॉलर है। तो 21 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दोस्त बनेंगे? नहीं बनेंगे। वो राइवल थे, हैं, रहेंगे। लेकिन ये ऑप्टिक्स मैनेजमेंट करना है तो करने गए, एंड मेरा मानना है कि ट्रम्प बहुत डेस्परेट, बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। खाली वो बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी हालत बहुत ही खराब है। दिस इज व्हाट आई इन्फर फ्रॉम दी ट्रम्प विजिट टू चीन, चाइना। जी। तो ये कहानी है ट्रम्प के दौरे से उनकी कमज़ोरी ही ज़्यादा निकल कर के सामने आई है। तो कमज़ोर ट्रम्प अगले हफ्ते खाड़ी में क्या करने वाले हैं? वापस हमला करने वाले हैं या समझौते की तरफ बढ़ने वाले हैं? देखिए, ये मेरे समझ में तो यही है राजीव जी, कि हमला करना रहता है तो कोई बोलता बोलता नहीं रहता है, कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रम्प ने ईरान पे हमला किया, उसके पहले हमले की बात हो रही थी क्या? उसके पहले बात हो रही थी कि वहां पे निगोशिएशंस होंगे, एक हफ्ते के अंदर ही बात हो रही थी। लेकिन हुआ क्या? हमला। जिसको हमला करना होता है वो बोलता नहीं है, वो कर देता है, और उसको अगर करना है तो करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हमला करने की उनको जरूरत नहीं, बिकॉज जो ब्लॉकेड करके वो कमा पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस टू ईरान एंड द ग्लोब, एंड द बिगेस्ट स्ट्रेस, इकोनॉमिक स्ट्रेस टू इंडिया, वो अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खर्च करके वो नहीं कमा पाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब वो हमला जैसी, अटैक जैसी कोई चीज होने वाली है। इकोनॉमिक वॉर ही होने वाला है जो चलने वाला है। इसमें सभी स्ट्रेस में है, यूएस भी स्ट्रेस में है। ईरान को तो खाने के लाले पड़ेंगे। हम तो खैर देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, तो हमारी हालत उन दोनों से ज्यादा ही खस्ता हो सकती है। तो मेरे अंदाजे से तो हमला नहीं होना चाहिए। ये जो चल रहा है ये ज्यादा चोकिंग है, ये आप समझिए कि स्लो पॉइजन। जी। अगर ये ज़्यादा चोकिंग है और उस चोकिंग का असर हमारे ऊपर आ रहा है सीधा-सीधा, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है, उसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए दिक्कतें बनी रहेंगी, उसके लिए तैयार रहना है। तो इसका मतलब है कि बाज़ार बहुत समय तक शायद दबाव में रहे। ये तो क्लियर है राजीव जी, पहले भी क्लियर था, अभी भी क्लियर है कि हम $110, $120, $105 का ब्रेंट क्रूड जो दिखता है सामने, जो खरीदते हैं, वो 120 का भी बास्केट होता है, बड़ा भी बास्केट हो सकता है, हमको आइडिया नहीं है। या हो सकता है कहीं से हम डिस्काउंट में खरीद के ला रहे हैं, वो अंदर का आइडिया हमको नहीं रहे। लेकिन 105, 110, $115 का क्रूड मैनेज करने की हमारी एबिलिटी है ही नहीं। हम 85, 90, इससे ज्यादा हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर ये प्रोलॉन्ग रहेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को तो चोट पहुंचनी तय बात है, और वो हो रही है, चोट पहुंच रही है। आने वाले समय में वो दिखेगा, लेकिन बाजार उसको पहले फैक्टर कर लेता है। अब इसके लिए यही है कि थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स मेजर गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, मजबूरी में लेने पड़ेंगे, वो भी समय आ ही जाएगा। क्योंकि असेसमेंट ये है कि अगर ये सिचुएशन जून 15 के बाद भी परसिस्ट करती है, तो
फिर सारी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। इसका क्या जवाब दें? इसका जवाब तो ट्रंप को भी नहीं पता, बिकॉज वो सुबह दोपहर शाम रात 4 स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं या कोई जवाब नहीं दे सकता। इतना जरूर मान सकते हैं कि ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू करेगी तो भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए मैसेज ठीक नहीं है। ये बहुत ही परेशानी की बात। जी, तो फिर नए हफ्ते में किस रणनीति के साथ चलना है? निफ्टी प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद भी 23,200 के नीचे नहीं गया है, वो हमें इस चार्ट में दिख रहा है। एक तरह से जो गैप बना हुआ था उस गैप को इसने भर दिया है, बहुत ज़्यादा बच नहीं गया, लगभग हो गया है और वहाँ से ऊपर इसने वापस थोड़ा सा चलना शुरू किया। पिछले 3 दिन में थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन ये रिकवरी जाकर के रुक गई है 50 डे मूविंग एवरेज पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मैसेज बाजार ने बहाने के तौर पे इस्तेमाल कर लिया पिछले गैप को भरने के लिए। सपोर्ट उसे मिल गया है उस गैप के ऊपर ही, गैप का जो निचला छोर है उसके ऊपर ही, लेकिन सामने 50 डे मूविंग एवरेज पर जा कर के ये चाल जो वापस संभलने की है वो अटकी है। अब क्या नए हफ्ते में हम इससे ऊपर निकल पाएंगे, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा पाएंगे, या ये रेजिस्टेंस बनेगा और फिर हम आगे दोबारा नीचे नई चाल शुरू करेंगे? नए हफ्ते की आपकी मनस्थिति क्या है, बुलिश या बेयरिश? ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चरली इस चीज को समझ लेते हैं, फिर उसका डायरेक्शन पे आते हैं। स्ट्रक्चरली ये बहुत क्लियर है कि हमारे पास डबल टॉप विथ लोअर टॉप का सिचुएशन बन गया है। इसलिए किसी भी एनालिसिस में हम जब तक 24,600 के ऊपर अब नहीं निकलते हैं, किसी भी एनालिसिस में, मेरे एनालिसिस में डबल टॉप यही हम ना जो पॉजिटिव नहीं। 21 अप्रैल और फिर 7 मई का? हाँ, जी, इसके बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सोचना ही नहीं। ठीक। दूसरी चीज क्या है कि एट द सेम टाइम मेरे एनालिसिस में जो बॉटम बन गया है मार्च में, उसके अराउंड ही बॉटम रहेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके अराउंड ऑसिलेशन 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो अगर बॉटम बना था हमारा 22,700, सॉरी 22,182 पे, तो आप ऐसा समझे कि मेरे एनालिसिस ये रहेगी कि 22,000 से 22,500 ये रेंज में बॉटम बन ही जाना चाहिए फिर से। इसके नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए। ये हमारा स्ट्रक्चरल चीज है ना। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एक हमारा प्राइमरी डायरेक्शन जो था बाजार का, प्राइमरी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी डायरेक्शन चला हुआ है हमारा, वो अभी भी हम करेक्टिव फेज में चल रहे हैं, और जो इमीडिएट सिचुएशन है विद इन दैट करेक्टिव फेज, हम अभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इसके कारण अब लिया जाए इसको, तो जब तक हमको 24,600 नहीं मिलता है, ये मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे आना चाहिए। या तो एक बार ये गैप भर ले और कहीं ना कहीं एक हमको ऐसा सिचुएशन मिले जिसको हम लोअर टॉप कंसीडर करने के फेवर में जा सके। लेकिन वो होने के लिए अगर हम अभी मई में हैं, तो वो होते होते हमको जून या जुलाई लगेगा, बिकॉज मार्केट ने करेक्ट करना होगा, फिर कंसोलिडेशन देना होगा, और फिर एक राउंडिंग या किसी भी तरह से हायर बॉटम, आई एम सॉरी, हायर बॉटम बनाने का इंडिकेशन देना होगा। तो इसमें टाइम भी लगेगा। जब तक वो नहीं हो जाता है हमारे पास, इन्फ्रेंस यही है कि मार्केट अभी करेक्टिव फेज में है। हो सकता है और लोअर लेवल्स टेस्ट हो, या मार्केट यहीं पे ऑसिलेट करता हुआ रहे। अगले वीक के डायरेक्शन का आपने जहाँ तक पूछा, मेरा मानना ऐसा रहेगा कि 20 डीएमए या उसके ऊपर का गैप तक भी अगर चला जाता है, तो भी हमको किसी भी तरह से बहुत पॉजिटिव नहीं होना है, तब तक जब तक 24,600 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है। कभी भी ये डबल टॉप का फिर से लीथल बैटरिंग शुरू हो सकता है। जी। तो मतलब ये है कि अभी नए हफ्ते में थोड़ी और रिकवरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, वो बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि 24,600 पार होता है या नहीं। वो नहीं होता है तो फिर ज़्यादा संभावना ये रहेगी कि हम
से 22,500 के बीच में कोई एक फिर से नया बॉटम बनता हुआ देखेंगे। नहीं, पहले वो नहीं, वो तो मैं फाइनल स्ट्रक्चरल चीज कह रहा हूँ। नया बॉटम मुझे लगता है कि 23,000 के नीचे नहीं होना चाहिए। 23,200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, यहीं पे नया बॉटम बनना चाहिए, एंड दैट विल सेट द न्यू साइड फॉर वो हायर लो पैड। मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन वो है बाजार से। तो ये अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन आप कह है, रहे हैं लेकिन कि जब तक 23,000 मतलब 23,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 23,200 पॉइंट ऊपर भी है, 200 पॉइंट नीचे भी है, जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है इसको। तो जी, नहीं 23,200 मुझे से लगा कि शायद आप 22,800 का ये बनता ये है। जो 22,200 का बॉटम बना है उसके रीटेस्ट की बात आप कर रहे थे। नहीं, मैं क्या समझा रहा हूँ, देखिए हमारा एक जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है 22,000 से लेके 24,600 का, ये स्ट्रक्चर बना है। अब उसके बीच में कई एक्यूमुलेशंस होंगे, कई इंटरमीडिएट ट्रेंड बनेंगे। तो अभी का इंटरमीडिएट ट्रेंड ये है कि जब तक 20 डीएम है, 20 डीएम है, और उसके ऊपर का थोड़ा सा जो गैप है 24,200 का, वो जब तक नहीं निकलेगा, 23,200 पॉइंट ऊपर भी डिविएशन है, 200 पॉइंट नीचे भी डिविएशन है। द रीजन इज 23,150 के पास गैप खत्म होता है, लेकिन एग्जैक्ट गैप पे नहीं जाता है, थोड़ा नीचे जाके डिलीट होता है। इसलिए 23,200 से 22,800 ये रेंज में कहीं भी ब्लिप लगा के भी पलट सकता है बाजार। वो हमको जब तक पैटर्न बनेगा नहीं, हम उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम इतना ही रीड कर सकते हैं कि 24,600 का टॉप है, और उसके नीचे में ये एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन, जो भी नाम हम इसको दें, ये चल रहा है। और इसके दो सपोर्ट लेवल बनते हैं, एक 23,000 के पास बनता है और एक 22,000 के पास बनता है। जी, तो अभी तुरंत 22,000 के कंक्लूजन पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं पहले 23,000 पे सपोर्ट मिलने की उम्मीद रहेगी। सही बात। जी, तो फिर ये थीसिस इस तरफ जाती है कि प्रधानमंत्री के बयान से हमें नए अगले बड़े संकट की तरफ नहीं सोचना चाहिए। वो सिर्फ एक भूमिका है कि अभी तक जो कुछ हम झेल चुके हैं और उसके चलते सरकार जो कदम उठाने जा रही है, उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। और हाँ, प्रधानमंत्री की अपील से जो कुछ बचत होगी, उसका ऑब्वियसली देश की मैक्रो इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। आपके पॉइंट से मैं अग्री करता हूँ, बिकॉज डैमेज तो हो गया है, और डैमेज हो गया है ये पता है, पहले हमको पता था। अब सरकार ने भी कह दिया कि डैमेज हो रहा है। जब सरकार ने पता है कि डैमेज हो रहा है, तो डैमेज कंट्रोल मोड में जाएंगे। तो मार्केट तो चीजों को पहले फैक्टर करता है ना। तो मार्केट ने डैमेज पहले फैक्टर करके 22,000 दिखा दिया। आप डैमेज कंट्रोल को फैक्टर करके इसको 22,000 एक्चुअली अब दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जी, फिंगर्स क्रॉस वो इवेलुएट करेंगे, उस पर अभी बहुत डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये माना जाए कि मार्केट रियर व्यू मिरर में नहीं देखता है, फॉरवर्ड लुकिंग है, तो अब यही मानेंगे कि अब सभी सरकार वगैरह सब डैमेज कंट्रोल मोड में है, तो यहाँ से चीजें वर्स्ट जी। खत्म हो जानी चाहिए, अब लेकिन यहाँ से एक क्या अच्छाई होनी चाहिए। क्या 8% के ऊपर की महंगाई दर, और वो अभी सिर्फ 1 महीने की आई है। अभी फिर मई का आंकड़ा क्या आएगा, जून का आंकड़ा क्या आएगा, वो अभी वहाँ भी आपको फिंगर्स क्रॉस बोलना पड़ेगा। तो क्या ये एक थोड़ा कई महीनों तक या और ज़्यादा लंबे समय तक एक काफ़ी ऊंची महंगाई दर, क्या बाजार ने इसको फैक्टर इन कर लिया है 22,000 के निफ्टी पे? इसमें भी मैंने पहले काम किया था राजीव जी। मेरा ऐसा मानना है कि चढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट में, इन्फ्लेशन में बाजार गिरता नहीं है, क्योंकि बाजार उसके पहले गिर चुका होता है उस चीज को सोच के कि ऐसा होगा। तो यहाँ से रेट बढ़ने चाहिए क्या, मुझे तो लगता है कोई रास्ता तो नहीं बचेगा। आप होलसेल इन्फ्लेशन देखिए 8% के ऊपर दिखाना, और वैसे भी इन्फ्लेशन का अगर बेस एक बार नीचे हो गया, तो रिलेटिव इफेक्ट है। पिछला साल कम बढ़ा तो इस साल ज्यादा बढ़ेगा। तो उस केस में हमारे पास सॉफ्टर इंटरेस्ट के तो रूम बनते नहीं, हमारे पास टफर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट, टफर इन्फ्लेशन का ही रूम बनता है। और इस सिचुएशन में बाजार इस चीज को फैक्टर कर चुका होता है। तो बाजार को ये पता है कि यहाँ पे सरकार के पास ज्यादा खेलने को जगह नहीं है, कहीं पे भी जगह नहीं है, ना फिस्कल में ना मॉनेटरी में। हर जगह से चोक होंगे, क्योंकि ये सिचुएशन कैसा होगा, आपके पास ग्रोथ स्लो डाउन होगा,
आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपके पास करेंसी का प्रेशर है, और आपके पास, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से एआई का सिचुएशन है, नौकरी का खतरा है। मतलब हमारी सब चीजें ऐसे सिचुएशन में लाके रख रही हैं हमको कि क्या मेजर लेंगे। आप एक मेजर लेंगे, दूसरा नुकसान करेंगे। आप इन्फ्लेशन कम करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो नौकरी भी जाएगी, ग्रोथ भी जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा कैच 22 सिचुएशन विशेष सर्कल में चला जा रहा है सब कुछ। यहाँ से निकलना आसान नहीं रहेगा, लेकिन बाजार को ये पता है कि ऐसा ही होने वाला है, और वो फैक्टर करके बैठा है। तो यही सिचुएशन मुझे समझ में आती है। जी। तो अगर यहाँ पे महंगाई दर आगे बढ़ने वाली है और उसके चलते ब्याज दरें जो हैं वो कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट वाला दौर तो अब नहीं रहेगा, ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो वैसे स्थिति में फिर आप आगे क्या देख रहे हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उस समय ऐसा नहीं है कि क्रेडिट ग्रोथ अटक जाता है। क्रेडिट ग्रोथ उसके साथ-साथ जब महँगाई दर बढ़ रही होती है उस या ब्याज दरें बढ़ रही होती हैं, उसके साथ-साथ क्रेडिट वो ग्रोथ भी चलता है। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ पे। क्रेडिट ग्रोथ किस लेवल पे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी का क्रेडिट ग्रोथ आपका 14-15% तो दिख रहा था लेटेस्ट। तो सरकार या कोई भी, मतलब हमारे जैसे इकोनॉमी जो 6-7% पे ग्रो करेगी, उसका 18-20% पे क्रेडिट ग्रो करना भी अच्छी बात नहीं है। वो अपने आप में ही इन्फ्लेशन को फ्यूल कर देगा। तो क्रेडिट ग्रोथ मुझे लगता है कि मैंने ऐसा देखा है कि अगर 12-14%, 15% के लिए हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो 17-18-19% भी चला जाता है। बट उसके बाद मॉडरेट हो जाता है। तो इमीडिएट टर्म में तो क्रेडिट ग्रोथ आ गया है, वो तो देखने को मिल रहा है। बट उतना हाई लेवल सस्टेन नहीं होगा, और न ही सेंट्रल बैंक्स चाहेंगे कि उतना हाई लेवल क्रेडिट ग्रोथ सस्टेन भी हो। वो एक दूसरी परेशानी जो ऑलरेडी आपका इन्फ्लेशन का परेशानी है, ज्यादा क्रेडिट इन द इकोनॉमी ऑलरेडी, और आपको दूसरी परेशानी खड़ी कर देगा, फर्दर चीजों को महंगा कर देगा, इतना पैसा अगर आ जाएगा सिस्टम में। तो क्रेडिट ग्रोथ जितना है, मुझे लगता है इसके आसपास ही हवर करना चाहिए। 16-18% बीच में एक आध ब्लिप हुआ तो ठीक है, नहीं तो इससे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ का सस्टेन होना मुझे नहीं लगता कि इवन सेंट्रल बैंक को ठीक लगेगा।